जीतन राम मांझी का गढ़ कहा जाने वाला इमामगंज क्या मांझी के हाथों से फिसलने लगा है? क्या इस उपचुनाव में आरजेडी वहां से बाजी मार जाएगी तेजस्वी के मेहनत के बाद, या फिर प्रशांत किशोर पहली दफा ही अपने वहां से उम्मीदवार जिताने में सफल हो जाएंगे? क्या है इमामगंज का जातीय समीकरण और क्या है इमामगंज का माहौल, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2015 से जीतन राम मांझी इमामगंज के विधायक हैं, लेकिन अब परिस्थितियां वैसी नहीं दिखाई दे रही जैसे पहले मांझी जी के लिए कभी हुआ करती थी। इस उपचुनाव में मांझी की आबरू की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि मांझी का गढ़ कहा जाता है इमामगंज, और वहां से उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी को ही टिकट दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या मांझी के गढ़ में उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव जीतने में सक्षम हो पाएंगी, या फिर जिस तरीके का वहां पे चुनावी समीकरण, राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण बैठ रहा है, इससे मांझी के हाथों से वो कुर्सी फिसल के राजद या फिर जनसुराज में जा सकती है। सब कुछ आपको समझा रहा हूं, विस्तार पूर्वक बताऊंगा भी। सबसे पहले एक बार वहां के जातीय समीकरण पे आप नजर डाल लीजिए। अगर इमामगंज की बात की जाए तो इमामगंज में सबसे ज्यादा जो वोटर हैं पहले नंबर पे हैं, वो मांझी और दांगी समुदाय के ही आते हैं, और इसी वजह से जीतन राम मांझी का अब तक वहां पे वर्चस्व रहा है। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वहां पे वोटर हैं कुशवाहा वोटर, और तीसरे नंबर के वोटर हैं यादव वोटर। यहां पे इस चुनाव में इस बार अगरी जाति के जो वोटर हैं वो भी निर्णायक भूमिका में आपको नजर आ सकते हैं। अब एक बार कैंडिडेट के ऊपर आप नजर डाल लीजिए तो पहले नंबर पे हैं दीपा मांझी, जो जीतन राम मांझी की बहू हैं। उसके बाद रोशन मांझी हैं, और रोशन मांझी जो है इस क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते हैं, मतलब इसी क्षेत्र से आते हैं, इसी क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। और वहीं अगर जनसुराज की बात की जाए तो जनसुराज ने जितेंद्र पासवान के रूप में अपना उम्मीदवार जो है वो इमामगंज में उतारा है। अब इमामगंज के माहौल के बारे में जान लीजिए। लगभग 15 साल से जीतन राम मांझी वहां से विधायक हैं, और वहां पे एक तरीके से देखा जाए तो उनका पूरा माहौल देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से आरजेडी ने वहां पे माहौल बिठाया है और जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वहां पे लगातार प्रशांत किशोर, ये तो यही बता रहा है कि हो सकता है कि मांझी के हाथों से मांझी का गढ़ फिसल जाए और वहां से जनसुराज या फिर आरजेडी बाजी मार जाए। अब आपने ये जातीय समीकरण देखा और उसके बाद आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि आखिरकार आरजेडी ने रोशन मांझी को वहां से क्यों टिकट दिया, क्योंकि मांझी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसी वोट के ऊपर राज करते आए हैं अब तक जीतन राम मांझी। लेकिन अगर इस वोट को रोशन मांझी काटने में सक्षम हो जाते हैं तो निसंदेह बहुत कमजोर कर देंगे वो वहां पे जीतन राम मांझी को। उसके बाद दूसरे नंबर पे देख लीजिए कुशवाहा वोटर हैं, और इमामगंज का जो विधानसभा क्षेत्र है वो औरंगाबाद क्षेत्र में आता है, और औरंगाबाद में अभय सिंह कुशवाहा का दबदबा इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा था। और ऐसा ही हो सकता है कि भाई वो आरजेडी के जब सांसद हैं तो वो दबदबा जो है वो वहां पे भी उनका देखने को मिलेगा। और अगर अभय सिंह कुशवाहा इमामगंज में जाके जो लगातार प्रचार प्रसार किए हैं उसका असर कुशवाहा वोटरों पे पड़ता है तो इसका सीधा फायदा जो है वो रोशन मांझी को हो सकता है। आगरा वोटर की अगर बात की जाए तो वैसे तो ये माना जाता है कि वो एनडीए को समर्थन देते हैं, लेकिन जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तब से ये कहना मुश्किल है कि वो एनडीए के साथ ही जाएंगे, मतलब मांझी को ही सपोर्ट करेंगे। हो सकता है वो प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं और इस मौके का फायदा उठा के आरजेडी वहां से बढ़त बना ले और रोशन मांझी चुनाव जीत जाएं। अब आप समझ जाइए कि चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो या फिर जातीय समीकरण, वहां से आरजेडी अभी फिलहाल बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बाकी वोट लोग किसको देंगे ये तो कहना बिल्कुल ही नामुमकिन सा लगता है, लेकिन 23 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो एकदम से दूध का दूध और सब कुछ पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार मांझी जो है वो अपना वर्चस्व बचाने में इमामगंज में कामयाब हो पाए या फिर नहीं हो पाए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और इमामगंज को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए
और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।